नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। उपभोक्ता मामले विभाग ने राइट टू रिपेयर पर समिति गठित की। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। ITU2 का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अब 100 से भी कम बचे हैं। नई परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फिर से बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल अपनाएगा। और टाइम मैगजीन ने वर्ष 2022 में विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में भारत के प्रथम यूनेस्को विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद को शामिल किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर उपभोक्ता मामलों से जुड़ी हुई है। उपभोक्ता मामले विभाग ने राइट टू रिपेयर पर समिति गठित की। उपभोक्ता मामलों का विभाग राइट टू रिपेयर पर एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार करेगा। इसका उद्देश्य सतत उपभोग के माध्यम से लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली मूवमेंट पर बल देना है। इस फ्रेमवर्क के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जैसे कि कृषि उपकरण, मोबाइल फोन या टैबलेट, उपभोक्ता वस्तुएं और ऑटोमोबाइल तथा ऑटोमोबाइल उपकरण। राइट टू रिपेयर आंदोलन निर्माताओं से उपभोक्ताओं को प्रामाणिक पुर्जे उपलब्ध कराने की मांग करता है। इससे उपभोक्ता किसी भी वर्कशॉप पर अपने उपकरण की मरम्मत करवा सकते हैं। राइट टू रिपेयर को संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देशों सहित कई देशों में मान्यता दी गई है। राइट टू रिपेयर आंदोलन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि उपकरणों की मरम्मत करने वाली छोटी वर्कशॉप्स के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में उपकरण योजनाबद्ध अप्रचलन की संस्कृति के तहत बाजार में लाए जाते हैं। ये उपकरण इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि एक निश्चित समय के बाद इन्हें बदलना पड़ता है। ऐसे में राइट टू रिपेयर आंदोलन पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकहीन इस्तेमाल को कम करेगा। साथ ही ये उपभोक्ताओं के धन और समय की बचत भी करेगा। इसके बावजूद राइट टू रिपेयर से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि एप्पल, टेस्ला आदि जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने इस अधिकार के खिलाफ तर्क दिया है कि उनके अनुसार राइट टू रिपेयर से उपकरणों की मरम्मत करने वाला कोई तीसरा पक्ष उनकी बौद्धिक संपदा तक पहुंच प्राप्त कर लेगा। उनकी ये भी चिंता है कि अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा मरम्मत करने से उनके उपकरणों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ फॉर एनवायरमेंट आंदोलन की बात करें तो इसका विचार सबसे पहले ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 के पक्षकारों के 26वें सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था। इसका विजन एक ऐसी जीवन शैली जीना है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और इसे हानि न पहुंचाए। ऐसी जीवन शैली जीने वाले लोगों को प्रो प्लेनेट पीपल यानी P3 कहा जाता है। लाइफ मिशन एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने पर लक्षित है जो पर्यावरणीय रूप से अनुकूल व्यवहारों को स्वसंधारणीय बनाने के लिए प्रबल और सक्षम बनाएगा। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम है। इसे महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में शुरू किया गया था। ये मिशन महिलाओं को जीवन भर प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करता है। इस मिशन को 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान लागू किया जाएगा। ये मिशन महिलाओं पर देखभाल के बोझ को कम करने और श्रम बल में उनकी भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ऐसा कई उपायों को बढ़ावा देकर किया जाएगा। ये कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता और सूक्ष्म ऋण तक पहुंच को बढ़ावा देता है। मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं हैं, संबल यानी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और सामर्थ्य जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। संबल घटक में कई पुरानी और नई योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत जो कि नई योजना है। इसमें एक महिला समूह, समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद समाधान और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। वहीं सामर्थ्य उपयोजना के घटकों में संशोधन के साथ कई नई और पुरानी योजनाएं शामिल की गई हैं, जैसे कि उज्ज्वला, स्वाधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास,
राष्ट्रीय क्रैच योजना, समेकित बाल विकास सेवा के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और महिला शक्ति केंद्र तथा महिला पुलिस वॉलेंटियर्स जैसी मौजूदा उपयोजनाओं को बंद कर दिया गया है। इस योजना के वित्त पोषण की बात करें तो संबल घटकों के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण प्रदान करेगी। वहीं सामर्थ्य घटकों के लिए सामान्य श्रेणी एवं विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच वित्त पोषण का अनुपात 60-40 रहेगा। पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के मामलों में ये अनुपात 90 और 10 का होगा। बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण प्रदान करेगी। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक महत्वपूर्ण संगठनों से संबंधित है। ITU2 का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अब ये ITU2 क्या है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। इसमें I2 जो है वो भारत और इजराइल यानी इंडिया और इजराइल, और U2 में UAE और USA शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने 4 देशों के समूह ITU2 के प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ITU2 के उद्देश्य हैं परस्पर हित के साझा क्षेत्रों पर चर्चा करना, व्यापार में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना और संबंधित क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में निवेश करना। इसमें सहयोग के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा शामिल है। ITU2 के मंच का पहली बार उल्लेख इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब्राहम समझौते के अनुसरण में अक्टूबर 2021 में किया गया था। इस मंच को समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रस्तुत किया गया था। भारत के लिए ITU2 का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये भारत, स्वेज नहर और दक्षिण अफ्रीका के बीच स्थित पश्चिमी हिंद महासागर से सटे देशों के साथ अधिक से अधिक संपर्क को सुगम बनाएगा। विश्व व्यापार का कम से कम 12% स्वेज नहर के माध्यम से होता है। आपको बता दें कि स्वेज नहर लाल सागर के माध्यम से हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये मंच संयुक्त अरब अमीरात सहित पश्चिम एशिया में रणनीतिक बाजारों तक पहुंच प्रदान करेगा। ये भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। वर्तमान में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 4 सदस्य देशों वाले 2 समूहों के सदस्य हैं। ये समूह हैं पश्चिम एशिया में ITU2 और हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड। इन समूहों के समान उद्देश्यों में सतत अवसंरचना का निर्माण करना और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए समूह के रूप में कार्य करना आदि शामिल है। अगली खबर जैव विविधता से संबंधित है। ये पेपर 3 से रिलेटेड टॉपिक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण अब 100 से भी कम बचे हैं। गुजरात और राजस्थान ने ओवरहेड केबल को अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन से प्रतिस्थापित नहीं किया है और इसी कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या घट रही है। अप्रैल 2021 में उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों राज्यों की बिजली कंपनियों को हाई टेंशन बिजली की तारों को भूमिगत करने का आदेश दिया था। इससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बिजली की तारों में नहीं फंस सकेंगे। ये कार्य व्यवहार में किस रूप से किया जा रहा है, इसके परीक्षण के लिए एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया था। हालांकि केंद्र और राजस्थान सरकार ने इस आदेश पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा है कि ऐसा करना संभव नहीं है और इसके लिए राज्यों ने जो कारण बताए हैं उनमें ये कहा गया है कि बिजली की तारों को भूमिगत करने से सुरक्षा संबंधी खतरा हो सकता है, इससे कार्य की लागत अधिक आएगी। इसके अलावा बिजली क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा के अन्य स्रोतों को अपनाने में बाधा होगी, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के समक्ष कुछ अन्य खतरे भी शामिल हैं, जैसे कि शिकार, पर्यावास को नुकसान, हरियाली परियोजनाएं, शिकारियों द्वारा इनके अंडों का शिकार आदि। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए। उसमें ये प्रजाति वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के तहत प्रजातियों की रिकवरी कार्यक्रम में शामिल है। इस एकीकृत विकास कार्यक्रम का संचालन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर रहा है। इसे राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के तहत शामिल किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करें तो ये शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदान, कांटेदार झाड़ियों वाले खुले क्षेत्र, लंबे घासों से युक्त कृषि भूमि क्षेत्र आदि, लेकिन ये सिंचित क्षेत्रों में जाने से बचता है। राजस्थान में इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय प्रजाति है। IUCN में इसकी स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके प्रमुख स्थल हैं राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क, गुजरात का नलिया, महाराष्ट्र का वरोरा और कर्नाटक का बेल्लारी। अगली खबर अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित है।
ये पेपर 3 का टॉपिक है। नई परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फिर से बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल अपनाएगा। NHAI अब वित्त पोषण के लिए निजी निवेश का सहारा लेने जा रहा है। निजी क्षेत्रों को राजमार्ग उन्नयन की कम से कम 2 परियोजनाएं सौंपने की योजना बनाई गई है। इस योजना में BOT मॉडल का उपयोग किया जाएगा। सड़क अवसंरचना में निजी निवेश के लिए अलग अलग मॉडल हैं, जैसे कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पारंपरिक रूप से एक सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल है। इसके तहत एक निजी संस्था सड़क का निर्माण, डिजाइन और संचालन करती है और कुछ समय बाद वो सड़क को वापस सरकार को सौंप देती है। दूसरा मॉडल है टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। ये चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण का एक मॉडल है। इसमें निवेशक एक मजबूत टोलिंग प्रणाली व्यवस्था के तहत लंबी अवधि तक टोल वसूली अधिकार प्राप्त करते हैं। इसके बदले में वे सरकार को एकमुश्त भुगतान करते हैं। तीसरा मॉडल है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल यानी EPC मॉडल। इसके तहत लागत पूरी तरह से सरकार वहन करती है। सरकार निजी कंपनियों से इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के लिए बोलियां आमंत्रित करती है। इसके अलावा अन्य मॉडल है हैम मॉडल। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के तहत सरकार परियोजना लागत का 40% निजी डेवलपर को निर्माण सहायता के रूप में भुगतान करती है। शेष 60% राशि की व्यवस्था डेवलपर करता है। हैम एक हाइब्रिड मॉडल है। इसमें EPC 40% और BOT 60% शामिल है। ये इन दोनों परियोजनाओं का संयुक्त रूप है। हैम के तहत विकसित राजमार्ग परियोजनाओं से टोल शुल्क वसूली सरकार या प्राधिकरण की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा बिल्ड लीज ट्रांसफर मॉडल भी है। इस मॉडल में कोई ठेकेदार किसी परियोजना का निर्माण करता है, फिर वो इसे एक निर्धारित अवधि के लिए सरकार को लीज पर देता है। ठेकेदार द्वारा निवेश की वसूली के बाद ये परियोजना पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में आ जाती है। और अंतिम मॉडल है लीज डेवलप ऑपरेट ट्रांसफर LDOT। इसमें परिसंपत्तियां विशेष शर्तों के तहत निजी क्षेत्र को पट्टे पर दे दी जाती हैं। ऐसा रियायत अवधि के दौरान परिसंपत्ति का संचालन और रखरखाव करने के लिए किया जाता है। इसके बाद परिसंपत्ति वापस प्राधिकरण या सरकार को सौंप दी जाती है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2022 में विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में भारत के प्रथम यूनेस्को विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद को शामिल किया है। ये पेपर 1 के टॉपिक कला एवं संस्कृति से संबंधित है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2022 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की अपनी सूची जारी की है और इस सूची में अहमदाबाद और केरल शामिल हैं। अहमदाबाद 4 दीवारी यानी परकोटा वाला शहर है। ये भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर शहर है। यूनेस्को के विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम का उद्देश्य उसके पक्षकार देशों को उनकी शहरी धरोहर की सुरक्षा और प्रबंधन की चुनौतियों में सहायता करना है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने के लिए इन स्थानों को कई शर्तों को पूरा करना जरूरी है, जैसे कि वो स्थान उल्लेखनीय होना चाहिए, सार्वभौमिक या फिर वैश्विक मूल्य वाला होना चाहिए। इसके अलावा 10 चयन मानदंडों में से कम एक को पूरा करने वाला होना चाहिए। अहमदाबाद की बात करें तो इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के पूर्वी तट पर की थी। इस शहर को पहले आशा भील की आशावल, कर्णदेव की कर्णावती, जैन धर्म की राजधानी राजनगर आदि के नाम से जाना जाता था। शहर के महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं भद्र किला, फोर्ट सिटी की दीवारें और द्वार, मस्जिद और मकबरे और बाद के समय के महत्वपूर्ण हिंदू और जैन मंदिर। यहाँ की इमारती लकड़ी पर आधारित स्थापत्य कला असाधारण महत्व की है। ये इसकी विरासत का सबसे अनूठा पहलू है। अहमदाबाद शहर की बसावट की योजना निवास योग्य परिवेश के बेहतर अनुक्रम में है। सड़कों के साथ साथ सामुदायिक स्थान भी एक उत्तम अनुक्रम में है। बसावट की ये योजना स्थानीय ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है और मजबूत सामुदायिक बंधन की भावना को दर्शाती है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आंध्र प्रदेश फिर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश उन 6 राज्यों में से एक था जिन्होंने इस योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। इस योजना पर रोक लगाने वाले 5 अन्य राज्य हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान, चाहे वो बटाईदार हों या काश्तकार हों, ये सभी योजना के तहत पात्र हैं। इसके तहत किसान खरीफ की फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% की बीमा राशि का भुगतान करते हैं। प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2019। केंद्र सरकार समाचार पत्रों के लिए एक नई पंजीकरण व्यवस्था के लिए एक विधेयक तैयार कर रही है।
इसमें डिजिटल न्यूज मीडिया उद्योग भी शामिल होगा। डिजिटल न्यूज मीडिया वर्तमान में केंद्र के पंजीकरण ढांचे में शामिल नहीं है। ये विधेयक औपनिवेशिक युग के प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 की जगह लेगा। वर्तमान में यही अधिनियम भारत में समाचार पत्र और प्रिंटिंग प्रेस उद्योग को विनियमित करता है। इससे पहले वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने विधेयक का एक मसौदा तैयार किया था। इस मसौदे में डिजिटल मीडिया पर समाचार को डिजिटल प्रारूप में समाचार के रूप में परिभाषित किया गया था। इसे इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है और इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स शामिल हैं। यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण यानी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण प्रभाव मूल्यांकन का एक प्रायोगिक रूप है। इसमें कार्यक्रम या नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाली जनसंख्या को पात्र जनसंख्या में से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। साथ ही एक नियंत्रण समूह को भी समान पात्र जनसंख्या में से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। RCT अनुसंधान को सरल बनाने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों के बड़े मुद्दों को छोटे मुद्दों में विभाजित कर देता है। उदाहरण के लिए गरीबी जैसे बड़े मुद्दों को इसके विभिन्न आयामों जैसे खराब स्वास्थ्य, अपर्याप्त शिक्षा आदि में विभाजित करना। खराब स्वास्थ्य के तहत RCT पोषण, दवाओं के प्रावधान और टीकाकरण आदि पर विचार करता है। ई-नैम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ई-नैम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं। POPs किसानों को उनके राज्य की सीमाओं के बाहर अपनी उपज बेचने की सुविधा प्रदान करेगा। इससे किसानों की कई बाजारों, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं तक डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी। साथ ही व्यापार लेन देन में पारदर्शिता भी आएगी। ई-नैम को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। ये एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ये कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा कृषि उत्पाद बाजार समिति मंडियों को जोड़ता है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ई-नैम को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है। SFAC कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन समर्थ ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ एक समझौता किया है। साथ ही समर्थ ने NTPC के सहयोग से ताप विद्युत संयंत्रों में आग जलाने में सहयोग के लिए कृषि अवशेषों के उपयोग पर 1 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया। आपको बता दें कि समर्थ को विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2021 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन के लिए कृषि अवशेषों के उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि शून्य कार्बन उत्सर्जन हो। ये देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए विद्युत उत्पादन में कोयले के साथ साथ 5 से 10% बायोमास के दहन के उपयोग को अनिवार्य बनाता है। ये बॉयलरों को डिजाइन करने में अनुसंधान और विकास कार्य को भी बढ़ावा देता है। बॉयलर बायोमास पैलेट्स में सिलिका और क्षार की अधिक मात्रा को नियंत्रित करता है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CP ग्राम्स को सभी अनुसूचित भाषाओं में कार्य करने योग्य बनाया गया है। इससे सभी क्षेत्रों में इसकी पहुंच का विस्तार किया जा सकेगा। पहले ये केवल 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती और मराठी में ही उपलब्ध था। ये एक ऑनलाइन मंच है जो कि नागरिकों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। इसके माध्यम से सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर लोक प्राधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है। ये भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों या विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है। मंकी पॉक्स वायरस। केरल में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला सामने आया है। मंकी पॉक्स एक पशुजन्य यानी जूनोटिक रोग है। इसका पहला मामला पहली बार वर्ष 1958 में बंदरों में देखा गया था। ये संक्रमित पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। इसका सबसे ज्यादा प्रसार मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के पास हुआ है। ये रोग यहाँ से कभी कभी अन्य क्षेत्रों में भी फैल जाता है। ये पॉक्स विरिडे कुल से संबंधित है। इसमें स्मॉल पॉक्स यानी चेचक और काउ पॉक्स रोग पैदा करने वाले वायरस भी शामिल हैं। इसका पशु से मानव में संचरण रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ या संक्रमित जानवरों के त्वचीय या श्लेष्मिक घाव के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से हो सकता है। चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के दौरान उपयोग किए जाने वाले टीके मंकी पॉक्स के खिलाफ कारगर साबित हुए हैं। एशियाई काले भालू, इन्हें हिमालयी भालू, तिब्बती भालू या मून बियर भी कहा जाता है। ये दक्षिणी ईरान से लेकर भारत में हिमालय तक तथा दक्षिण पूर्व एशिया और जापान सहित पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये सीधी ढाल वाले ऊंचे पहाड़ों, पर्णपाती वनों, मिश्रित वनों, कटीली झाड़ियों वाले वनों और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है उर्सस थिबेटोनस। IUCN की रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल के तौर पर सूचित किया गया है।
ये वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी सूचीबद्ध है। भारत में भालू की 4 प्रजातियां हैं: एशियाई काला भालू, स्लॉथ बियर, सन बियर और हिमालयन ब्राउन बियर। इन्हें शिकार, वनों की कटाई से पर्यावास स्थल की हानि और चीन में कृषि के लिए वनों को नष्ट करने की वजह से खतरा है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इन्हें भारतीय रसायन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1896 में स्थिर यौगिक मर्क्यूरस नाइट्राइड की खोज की थी। वर्ष 1901 में उन्होंने भारत की पहली दवा कंपनी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की थी। उन्होंने सल्फर, डबल सॉल्ट, होमोमॉर्फिज्म और फ्लोरिनेशन युक्त कार्बनिक यौगिकों पर शोध किया था। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री का प्रकाशन किया था। इसमें प्राचीन भारत में धातु कर्म और चिकित्सा का व्यापक ज्ञान शामिल है। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया था और खादी सामग्री को बढ़ावा दिया था। उन्होंने बंगाल में अकाल और बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद की थी। उन्हें वर्ष 1920 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। प्रफुल्ल चंद्र राय एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय रसायनज्ञ, परोपकारी और शिक्षाविद थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।